very important part of this chapter, which is Coulomb's law. तो Coulomb's law is just like gravitation, Newton's law of gravitation. Coulomb's law में हम क्या मान के चलते हैं बेटा कि अगर दो पॉइंट चार्जेस है, मैंने आपको बताया था बेटा उस दिन कि Q1 Q2 का प्रोडक्ट अगर ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब लाइक चार्जेस. Q1 Q2 का प्रोडक्ट लेस देन 0 है बेटा, अनलाइक चार्जेस. अनलाइक चार्जेस, राइट बच्चों. तो दो चार्जेस हैं बेटा, अगर ये मान लो Q1 और Q2, वन चार्ज से टू की तरफ जो वेक्टर है उसको हम R12 मानते हैं. एनसीईआरटी में शायद अपोजिट हो सकता है, बट मैं अपनी कन्वेंशन यूज कर रहा हूं. वन से टू की तरफ जो वेक्टर है वो R12 है, और हम टू से वन की तरफ जो वेक्टर है बेटा, ये वेक्टर R21 है. राइट बच्चों, समझ में आ गई बात. और हम मान के चल रहे हैं बेटा कि R12 वेक्टर और R21 वेक्टर दोनों का मॉड बेटा R है. सपोज तो कूलम्स अब क्या कहता है बेटा कि फोर्स F12 और F21, F12 का मतलब अगर बच्चों Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब लाइक चार्जेस हैं. अगर लाइक का मतलब दोनों सपोज पॉजिटिव हैं, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे. तो 1 पे फोर्स इधर लगेगा, दिस इज F12, और 2 पे फोर्स इधर लगेगा बेटा F21. भले ही चार्जेस का मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है, बट फोर्स दोनों पे सेम है, बिल्कुल सिमिलर टू ग्रेविटेशन. आपने देखा है बेटा 11वीं क्लास में m मास का ऑब्जेक्ट जितना फोर्स अर्थ लगाती है उतना फोर्स मास भी अर्थ पर लगाता है. यानी कि अर्थ भी मूव करती है. अगर कोई ऑब्जेक्ट गिर रहा है तो अर्थ भी मूव करती है, बट अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, इसलिए अर्थ का एक्सेलरेशन बहुत कम हो जाता है. जबकि बॉडी का मास, बॉडी पे भी फोर्स उतना ही है, उसके मास से डिवाइड करते हैं तो ये अप्रोक्सीमेटली जी आ जाता है. तो कूलम्स लॉ समहाउ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की तरह ही है. इज दैट क्लियर? समझ में आ गई बेटा बात? आई विल एक्सप्लेन इट. दोनों पे फोर्सेस इक्वल लगते हैं, F12 F21. ये जो फोर्स है बेटा, ये प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. अगर हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए कोई कांस्टेंट लगाते हैं बेटा के, इस के को कहते हैं हम कूलम्स कांस्टेंट. R12 R21 दोनों की वैल्यू हमने R ली थी, तो इट इज कूलम्स कांस्टेंट. ऐसा यूनिट क्या है बेटा? ऐसा यूनिट ऑफ के, ऐसा यूनिट ऑफ के क्या है बेटा? देखो, किसी की भी यूनिट निकालते हैं तो उसको अकेला रखते हैं, सेपरेट रखते हैं, बाकी सबको एक तरफ ले जाते हैं. तो ये आ गया बेटा F इंटू आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2. F आया बेटा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर. और अगर हम डायमेंशन देखें बेटा इसकी, तो न्यूटन की डायमेंशन MLT -2 आपने 11वीं क्लास में पढ़ी है. मीटर स्क्वायर को L स्क्वायर लिख दिया बेटा, और C स्क्वायर को, C मीन्स Q, Q स्क्वायर मीन्स A स्क्वायर T स्क्वायर. राइट बच्चों? तो ये क्या आया है बेटा? ML क्यूब T -4 ML क्यूब T -4 A -2. दिस इज द डायमेंशन ऑफ K. राइट? क्लियर हो गई बच्चों बात? तो अगर दोनों लाइक चार्जेस हैं बेटा, तो आपस में क्या करते हैं? रिपेल करते हैं. ऐसे ही बेटा दोनों अगर अनलाइक चार्जेस हैं, अनलाइक चार्जेस की बात करें अगर, तो पहले हम बात कर रहे थे लाइक चार्जेस. लाइक चार्जेस क्या करते हैं बेटा? रिपेल करते हैं. तो हम लाइक चार्जेस की बात कर रहे थे, ठीक है. अनलाइक चार्जेस की बात करें अगर हम, अनलाइक चार्जेस का मतलब मैंने आपको बताया था बेटा, Q1 Q2 का प्रोडक्ट लेस देन 0 है. तो फिर से ये दो चार्जेस बेटा, ये Q1 ये Q2, इस पर फोर्स F12, इस पर फोर्स F21. राइट बच्चों? क्लियर हो गई बात? दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा? अट्रैक्ट करेंगे.
अब मैं आपको इसकी वेक्टर फॉर्म बताता हूं। वेक्टर फॉर्म कैसे लिखते हैं बेटा? वेक्टर फॉर्म वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन, राइट द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब लॉ। तो वेक्टर फॉर्म की अगर हम बात करें, वेक्टर फॉर्म, राइट बच्चों? तो F12, आप देखो F12 किसकी डायरेक्शन में है बेटा? 2 से 1 की तरफ जो वेक्टर था उसको हमने R21 लिया था, यानी F12 की डायरेक्शन R21 वाली है। तो हम लाइक चार्जेस के लिए ले रहे हैं, अनलाइक चार्जेस के लिए Q1 Q2 जब लेस देन 0 होगा तो उसको भी वो सेटिस्फाई करेगा। वेक्टर फॉर्म सबके लिए एक जैसी होती है। अब वेक्टर फॉर्म लिख रहे हैं बेटा, अगर F12 के ऊपर वेक्टर लगाएंगे के Q1 Q2 एज इट इज छोड़ देंगे, यहां R12 स्क्वायर 2 से 1 की तरफ जो वेक्टर था वो R12 था, 2 से 1 की तरफ, और ये जो है बेटा, ये जो वेक्टर था R12 था 1 से 2 की तरफ, और 2 से 1 की तरफ R21 था। तो F12 R21 की डायरेक्शन में है, तो हम यहां पर R21 लिखेंगे बेटा, राइट बच्चों? वी शैल राइट R21, R21 लिखेंगे बेटा, राइट बच्चों? वी शैल राइट R21, R21 का स्क्वायर, और इधर वेक्टर है बेटा तो उधर भी वेक्टर लगाना है ना, वेक्टर को वेक्टर से इक्वेट करेंगे, वेक्टर को स्केलर से तो इक्वेट कर नहीं सकते, तो वहां पर हम यूनिट वेक्टर R21 लगा देते हैं, राइट? सो दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब लॉ। तो यहां F12 के ऊपर वेक्टर लगाया, वहां R21 के ऊपर वेक्टर लगाया बेटा। अब ये जो फॉर्मूला है बेटा, Q1 Q2 का प्रोडक्ट अगर ग्रेटर देन 0 है, दोनों पॉजिटिव है बेटा या दोनों नेगेटिव है, तो F12 और R21 की डायरेक्शन सेम हुई, देख रहे हैं आप? F12 और R21 की डायरेक्शन से R21 वेक्टर 2 से 1 की तरफ है। अगर हम इसी को फर्दर लिखना चाहें F12, तो ये F12 क्या आएगा बेटा? के Q1 Q2, आपने पढ़ा है ना यूनिट वेक्टर क्या होता है, आपने पढ़ा है 11th में बेटा, यूनिट वेक्टर क्या होता है? वेक्टर अपॉन इट्स मॉड। ऐसे R21 वेक्टर को लिखते हैं हम R21 वेक्टर अपॉन R21 का मॉड, यानी दिस इज R21 क्यूब, ऐसे भी लिख सकते हैं। बट ये फॉर्मूला बेटा दोनों केसेस के लिए वैलिड है, चाहे Q1 Q2 का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 है, चाहे लेस देन 0, दोनों के लिए वैलिड है, राइट बच्चों? क्लियर है? आप कहोगे सर F21 के टर्म्स में लिख दो, तो मैं F21 के टर्म्स में लिख देता हूं बेटा। F21 फोर्स किधर लग रहा है? इधर लग रहा है, और ये डायरेक्शन किसकी है? R12 की। तो F21 को क्या लिखूंगा बेटा मैं? के Q1 Q2 R12 वेक्टर अपॉन R12 का स्क्वायर, और फिर से बेटा F21 इज इक्वल टू के Q1 Q2 R12 क्यूब अपॉन वेक्टर R12। ये F21 की वेक्टर फॉर्म आ गई, राइट बच्चों? क्लियर हो गई? इज दैट क्लियर टू ऑल? आगे बढ़ू मैं। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेटा कि F12 और F21 दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट हैं। देख रहे हैं आप? F21 इधर लग रहा है, F12 इधर लग रहा है, दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट हैं। इसका मतलब कूलम्स लॉ ओबेज न्यूटन थर्ड लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट। कूलम्स लॉ ओबेज न्यूटन थर्ड लॉ। आई राइट Coulomb's law obeys Newton's third law. राइट बच्चों? क्लियर है? किस ब्याह पर हमने क्यों लिखा बेटा ऐसे? क्योंकि F12 was equal to minus F21। दूसरी बात बेटा, अगर हम इसका मॉड लें इसका,
F12 इज इक्वल टू माइनस F21। तो ये आ गया बेटा F12 इज इक्वल टू F21, यानी मैग्नीट्यूड में दोनों फोर्सेस इक्वल है बट डायरेक्शंस में अपोजिट है। तो डायरेक्शन में अपोजिट यहां से आ गया, मैग्नीट्यूड में इक्वल है तो वो यहां से आ गया। इज दैट क्लियर टू यू ऑल? अब इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं बेटा, अब हम देखते हैं के क्या होता है। अब तुमने 11वीं क्लास में जो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन देखा था उसमें कैपिटल जी को लिखते थे आप यूनिवर्सल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट क्यों लिखते थे? वो फोर्स मीडियम पे डिपेंड नहीं करता था, चाहे वो दो मासेस एयर में रखे हो, अर्थ पे प्लेनेट, अर्थ वाले प्लेनेट पे हो, किसी और प्लेनेट पे हो, या दोनों मासेस वाटर में रखे हो, तो वो फोर्स चेंज नहीं होता था। जबकि ऐसा नहीं है कूलम्स लॉ के केस में, ये बेसिकली मीडियम पे डिपेंड करता है। तो वैल्यू ऑफ के डिपेंड्स अपॉन मीडियम। इसका मतलब फोर्स का मैग्नीट्यूड भी मीडियम पे डिपेंड करेगा। जितनी ज्यादा वैल्यू होगी के की बेटा, उतने फोर्स की वैल्यू कम होती जाएगी। तो ये जो के है बेटा, वो बेसिकली क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या है बेटा? दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम। एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम, यानी मीडियम जितना ज्यादा डाइलेक्ट्रिकनेस को, अपनी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी को परमिट करेगा, उतना के की वैल्यू कम हो जाएगी, और के की वैल्यू कम हो जाएगी तो फोर्स की वैल्यू भी कम हो जाएगी। मीडियम अगर बेटा गुड इंसुलेटर है तो एप्सिलॉन की वैल्यू ज्यादा होगी, के की वैल्यू कम हो जाएगी। इसका मतलब एक चार्ज दूसरे चार्ज पर जो फोर्स लगाएगा उसकी वैल्यू भी कम हो जाएगी। गॉट इट? अगर हम एसआई यूनिट देखें बेटा, इसकी एप्सिलॉन की एसआई यूनिट, के की रेसिप्रोकल आई, के की क्या आई थी बेटा? 4 पाई की तो कोई यूनिट होती नहीं। के की क्या आई थी? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। तो इसकी आगे कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। राइट बच्चों? और ये एप्सिलॉन जो है बेटा, वो होता है एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। हम मोटा मोटा नहीं पढ़ेंगे, हम सब कुछ डिटेल में समझेंगे। एप्सिलॉन जो होता था वो एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर होता था बेटा। और एप्सिलॉन नॉट जो है बेटा, दिस इज परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बेटा एयर और वैक्यूम के लिए होती थी 8.86 इंटू 10⁻⁻12। और यूनिट तो वही होगी एप्सिलॉन की जो एप्सिलॉन नॉट की होगी। गॉट इट? तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या थी बेटा? यूनिट क्या थी? कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। यूनिट लिखना ना भूलें। राइट बच्चों? क्लियर हो गई बात? एप्सिलॉन आर क्या होता था बेटा? इसको कहते थे रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जैसे रिलेटिव डेंसिटी टर्म होता है ना, रिलेटिव डेंसिटी हम कैसे लिखते थे किसी सब्सटेंस की? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। ऐसे रिलेटिव परमिटिविटी को हम बेटा लिखते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी यहां फार्मूले से देखो तो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी हम किसी भी मीडियम की एब्सोल्यूट परमिटिविटी को एयर की परमिटिविटी से कंपेयर करके लिखते हैं। तो रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दोनों कहते हैं बेटा इसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। राइट बच्चों? इसकी कोई यूनिट नहीं होती, जैसे रिलेटिव डेंसिटी की यूनिट होती थी, नो यूनिट, क्योंकि डेंसिटी को डेंसिटी से डिवाइड करते थे। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम सम टाइम स्मॉल के से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखना। तो अगर कैपिटल के लिख रहे हैं तो समझ लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, और स्मॉल के लिख रहे हैं बेटा तो रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर है। गॉट इट? इस एप्सिलॉन आर की वैल्यू बेटा 1 होती है फॉर एयर और वैक्यूम। तो के की वैल्यू बेटा फॉर एयर और वैक्यूम क्या आ गई बच्चों?
के की वैल्यू 1/4 पाई लिखा, फिर एप्सिलॉन को लिखा बेटा 4 पाई इनटू एप्सिलॉन आर। एयर के लिए एप्सिलॉन आर 1 होता था, तो ये आ गया 1/4 पाई। तो के फॉर एयर और वैक्यूम, इसकी वैल्यू रह गई बेटा 1/4 पाई। और ये हमने एप्सिलॉन की वैल्यू यहां रख दी बेटा 8.86 इंटू 10⁻⁻12। तो अप्रोक्सीमेटली इस के की वैल्यू आ गई बेटा 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। बच्चों बात समझ में आ गई? क्लियर है? के की वैल्यू फॉर अदर मीडियम, फॉर अदर मीडियम, अदर मीडियम के लिए के की वैल्यू क्या लिखेंगे बेटा 1/4 पाई। एप्सिलॉन को फिर एप्सिलॉन इंटू एप्सिलॉन आर लिखेंगे, और यहां से बेटा इसको 1/4 पाई को 9 इंटू 10⁻9 लिख सकते हैं अपॉन एप्सिलॉन आर और स्मॉल के। राइट बच्चों, समझ में आ गई अब आपको? तो के जो है बेटा वो बेसिकली मीडियम की डायलेक्ट्रिक नेचर को शो करता है। अगर मीडियम गुड इंसुलेटिंग मीडियम है, मीडियम गुड इंसुलेटिंग मीडियम है बेटा, तो एप्सिलॉन की वैल्यू या एप्सिलॉन आर की वैल्यू ज्यादा होगी, उससे के की वैल्यू कम हो जाएगी, तो फोर्स की वैल्यू भी कम हो जाएगी। राइट बच्चों, क्लियर हो गई बात? इसके बाद बेटा मैं आपको बताता हूं, शायद आपने नोट कर लिया है, नोट कर लीजिए जल्दी से। तो आपने नोट कर लिया बेटा, आगे देखते हैं। अब इस कूलम्स लॉ के बाकी पार्ट क्या है बेटा? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर हम देखें बेटा, दो चार्जेस हैं Q1 और Q2। ये ध्यान रखना, जो भी वेक्टर क्वांटिटीज हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड है चाहे फोर्स है, जब हम कैलकुलेट करते हैं बेटा, तो चार्जेस के साइन नहीं रखते फॉर्मूले में। बिना चार्जेस के साइन रख के हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि चार्जेस के साइन देख के तो हम डायरेक्शन ऑलरेडी डिसाइड कर रहे हैं, तो फिर चार्जेस के साइन फॉर्मूले में नहीं रखेंगे। राइट बच्चों? तो सपोज जैसे बेटा ये मैंने अभी आपको बताया था 1 से 2 की तरफ जो वेक्टर था वो R12 था, 1 से 2 की तरफ। तो सपोज बेटा ये ओरिजिन है, ये हमने एक्स एक्सिस ले ली या वाई एक्सिस ले ली, ये ओरिजिन ले लिया बेटा। Q1 वाले चार्ज का पोजीशन वेक्टर R1 था, Q2 वाले चार्ज का पोजीशन वेक्टर R2 है। तो यहां से आप देख रहे हैं बेटा, R1 वेक्टर में, R1 वेक्टर के हेड पर R12 की टेल है। इसका मतलब हम R1 में R12 ऐड कर रहे हैं और ऐड होके R2 आ रहा है बेटा। तो R12 को हम लिख सकते हैं बेटा R2 माइनस R1, R2 माइनस R1। राइट बच्चों, समझ में आ गई इतनी बात? R12 को हमने क्या लिख दिया बेटा? R2 माइनस R1। गॉट इट? अब हम F12 देखें। F12 किधर था बेटा? F12 फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, F12 इधर था, और F12 किसकी डायरेक्शन में था? R21 की डायरेक्शन में। राइट बेटा? तो अगर हम देखें बेटा R21 वेक्टर देखें, तो R21 वेक्टर क्या आया बेटा? R21 वेक्टर को हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ R12, यानी दिस इज नाउ R1 माइनस R2। राइट बच्चों? तो अगर हम F12 को वेक्टर फॉर्म में लिखना है बेटा इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर वो पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में कह रहा है तो पोजीशन वेक्टर R1 R2 के टर्म्स में आंसर देना है आपको। तो अगर हम पोजीशन वेक्टर्स के टर्म्स में दे रहे हैं बेटा F12 को, तो ये आया K Q1 Q2। नीचे क्या आता था बेटा? F12 किसकी डायरेक्शन में है? देखो 2 से 1 की तरफ है, तो R21 का
स्क्वायर, और उधर क्या आता था बेटा, R21 वेक्टर आता था। इसको हमने लिख दिया बेटा K Q1 Q2। R21 वेक्टर को हमने लिख दिया बेटा R21 अपॉन R21 का क्यूब हो गया। यहां तक क्लियर हो गई बात, क्योंकि यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर अपॉन इट्स मॉड। और R21 वेक्टर को अभी हमने देखा बेटा R1 माइनस R2 था, तो इसको फाइनली हम ऐसे लिख सकते हैं R1 माइनस R2, यहाँ स्मॉल ब्रैकेट है, और यहां जो आएगा बेटा वो R1 माइनस R2 के मॉड का क्यूब आएगा। ये ध्यान रखना, गलती नहीं करनी है। यहाँ ब्रैकेट है, यहाँ मॉड है। So this is in terms of position vector, vector form in terms of position vector. Is that clear children? बच्चों बात समझ में आ गई? कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पर? अब हम ये देखते हैं बेटा कि ये जो फोर्स है, ये कूलम्स लॉ जो फोर्स है, उसके कितने टाइप के ग्राफ्स हैं, किन किन के बीच में हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहली बात बेटा, एफ का ग्राफ, एफ का ग्राफ के साथ या एप्सिलॉन आर के साथ, राइट बच्चों? के का ग्राफ छोटा वाला के बेटा, छोटा वाला के डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला, और एप्सिलॉन आर, दोनों के आपने देखा था एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन आर था। तो ये ग्राफ बेटा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मींस इस टाइप का ग्राफ y इज इक्वल टू 3/x। तो x के जब भी इनवर्स वाले ग्राफ होते हैं वो हमेशा कर्व होते हैं, ये चीज ध्यान रखनी है आपने, स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकते कभी भी इनवर्स वाले ग्राफ। स्क्वायर है तो और शार्पली डिक्रीज होगा, क्यूब है तो और शार्पली डिक्रीज होगा, राइट बच्चों? तो f का ग्राफ बेटा k और एप्सिलॉन आर के साथ इस टाइप का ग्राफ आएगा बेटा। f का ग्राफ, f का मतलब F12 और F21, f का मतलब बच्चों फिर से याद रखना F1, f का मतलब F12 और F21 दोनों एक ही बात है। इसका ग्राफ आर स्क्वायर के साथ भी या 1/r स्क्वायर के साथ देखें, वेरी इंपॉर्टेंट। अब 1/r स्क्वायर के, 1/r स्क्वायर के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या नहीं बच्चों? हम तो आर स्क्वायर नहीं ले रहे, 1/r स्क्वायर तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला ग्राफ कैसा होता है बेटा? स्ट्रेट लाइन इस टाइप से। अब मैंने दो ग्राफ क्यों ड्रॉ किए? ये ग्राफ मैंने Q1 Q2 लाइट चार्जेस के लिए किया, और ये वाला ग्राफ बेटा Q1 Q2 लेस देन 0 पे, अनलाइक चार्जेस के लिए। बच्चों बात समझ में आ गई? ऐसे बेटा F का ग्राफ Q1 और Q2 और Q1 Q2, Q1 बढ़ाएं Q2 बढ़ाएं या Q1 Q2 का प्रोडक्ट बढ़े तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि दोनों में Q1 Q2 ऊपर आता है बेटा। क्लियर हो गई बच्चों बात? कितनी बात समझ में आ गई? इन ग्राफ्स के बाद बेटा लास्ट में मैं एप्सिलॉन आर की डेफिनेशन बताता हूं आपको, रिलेटिव परमिटिविटी और डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन, रिलेटिव परमिटिविटी और डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन। डेफिनेशन में क्या है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि एप्सिलॉन आर और डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये जो है बेटा के, इसको हम सिंपली लिख सकते हैं एफ एयर अपॉन एफ मीडियम। क्यों बच्चों? सुनो, एफ एयर क्या था बेटा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और एफ मीडियम क्या था बेटा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 1 नीचे चला गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर किसी भी मीडियम के लिए, और Q1 Q2 नीचे आ गया। अब देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट गया बेटा, Q1 Q2 से Q1 Q2 कट गया, आर स्क्वायर इसमें भी आएगा ऊपर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, एप्सिलॉन आर बचा। तो इस एप्सिलॉन आर की वैल्यू जो है बेटा एफ एयर अपॉन एफ मीडियम, राइट बच्चों?
इसलिए हम ये कहते हैं कि रिलेटिव परमिटिविटी की भी कोई यूनिट नहीं होती, बिकॉज इट इज द रेशियो ऑफ फोर्सेस. इट मींस relative permittivity or dielectric constant of a medium is defined as the ratio of forces between 2 point charges placed in air to the force placed in a dielectric medium. Got it? समझ में आया? That's why इस एप्सिलॉन आर की कोई यूनिट नहीं होती. तो होपफुली आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी बेटा. इसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो आता है कूलम्स लॉ की वैल्यूज कैसे निकालेंगे हम. तो यानी कि वी शेल डू लॉट ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम. और न्यूमेरिकल करने से पहले बेटा हमें ये चीज जरूर ध्यान रखनी है कि अगर दो चार्जेस हैं, सपोज दो चार्जेस हैं, तो किसी एक चार्ज पर एक ही फोर्स लगेगा, वो तो सिंपल है, निकल आएगा. अगर तीन चार्जेस हैं बेटा तो किसी एक चार्ज पर दो फोर्स लगेंगे, तो दो फोर्सेस के रिजल्टेंट निकालने पड़ेंगे, तब वो नेट फोर्स आएगा किसी एक चार्ज पर. अगर चार चार्जेस हैं तो हर चार्ज पर तीन तीन फोर्सेस लगेंगे, तो हमें तीन फोर्सेस का भी रिजल्टेंट निकालना आना चाहिए. तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये बताऊंगा बेटा कि जब हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की बात करते हैं, सुपरपोजिशन का मतलब किसी मीडियम में अगर दो या दो से ज्यादा चार्जेस रखे हुए हैं तो रिजल्टेंट और नेट फोर्स किसी भी चार्ज पर हम अगर दो फोर्सेस लग रहे हैं तो उनका रिजल्टेंट आपने 11th क्लास में पढ़ा था, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस. वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सिंपल है, जल्दी से बता दूंगा आपको. अगर ज्यादा फोर्सेस लग रहे हैं बेटा तो फिर हम रिजल्टेंट या तो वेक्टर्स को रिजॉल्व करते हैं इनटू कंपोनेंट्स, या हम उन्हें आईजेके की फॉर्म में लिखते हैं. आईजेके की फॉर्म में अगर हम लिख देते हैं तो सिंपल हो जाता है, सिंपल ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दो, जैसा भी हो रहा है. और अगर हम कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं बेटा तो फिर हम कंपोनेंट्स का एक्स कंपोनेंट लेते हैं, फोर्सेस का सबका वाई कंपोनेंट लेते हैं, फिर हम एफ नेट एक्स एफ एक्स और एफ वाई अंडर रूट स्क्वायर करते हैं एंड वी फाइंड द रिजल्टेंट. तो होपफुली आपको शायद ये क्लास समझ में आ गई होगी. कूलम्स लॉ के सारी चीजें मैंने आपसे शेयर की. इसके बाद भी अगर कोई डाउट आता है आप मुझे प्लीज कमेंट जरूर में लिखें कि मैं फिर से आपको एक्सप्लेन करूंगा. राइट बच्चों? ओके, बाय.